Hello everybody, class 11th, new class, physics, the first topic, that is dimensional analysis. Dimensional analysis and vectors. I would like to tell you that these two topics are the first topic in the book. Any book you consult, शुरुआत में ही ये दो टॉपिक दिए होते हैं. रीजन दैट जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, फिजिक्स इज अ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज में आपको ग्रामर की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है. सो ग्रामर ऑफ फिजिक्स अगर हम बोलें तो वो डायमेंशनल एनालिसिस है और वेक्टर्स है. दिस ग्रामर ऑफ फिजिक्स विल बी यूज्ड एवरीवेयर, हर जगह पर ग्रामर का यूज होगा. मीन्स अगर हम आपसे बोलें will you be able to speak a single sentence in English which is absolutely correct without knowing grammar? ग्रामर आपको नहीं आती और एक सेंटेंस इंग्लिश का बोलना है, then I'm sure the answer will be no sir, sorry, I will not be able to speak a single sentence which is correct in English. Similarly, फिजिक्स को समझने के लिए ग्रामर ऑफ फिजिक्स बहुत जरूरी है and I am going to start with the grammar of physics. The first part of the grammar of physics is units and dimension. Now let us start with टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी कि दैट विल नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. अगर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करेगी, वो अपने आप में ओरिजिनल और एलिमेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे बिल्डिंग मटेरियल अगर है, हमें बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, तो जैसे ब्रिक्स हो गई, ईटा हो गया, उसके बाद में मोरंग हो गया, सीमेंट हो गया, इसके बाद सरिया हो गया, दैट इज आयरन रॉड्स. इन सब चीजों से मिलकर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं. बिल्डिंग में टेम्पल हो सकता है, बिल्डिंग में हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो सकती है, घर की बिल्डिंग हो सकती है, अलग अलग तरह की बिल्डिंग बनाई जा सकती है. लेकिन सभी बिल्डिंग को बनाने में यूज क्या होगा? ब्रिक यूज होगी, आयरन यानी कि सरिया यूज होगा, आयरन रॉड्स यूज होंगे, इसके अलावा सीमेंट यूज होगी, मोरंग यूज होगी, बालू यूज होगी. ये सारे फंडामेंटल चीजें हैं और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसी तरह से है. हमारे पास में हम विल डिस्कस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उससे मिला के फिर हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं बाय रेजिंग डिफरेंट पार्ट. सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, there are 7 fundamental physical quantities. For example, number 1, this is mass. Fundamental physical quantities में mass, then we write length. The next one is time. The next one is temperature. And after this, current. Mass, length, time, temperature, current, and then luminous intensity. Luminous intensity. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7th is amount of substance. This will be amount of substance. These are the 7 fundamental physical quantities, starting with mass, length, time, temperature, current, luminous intensity, amount of substance. After this, corresponding we will write the units, basic units of these fundamental physical quantities. So ये fundamental physical, this will be fundamental physical quantity this side, and this side will be units, and this side will be dimensional representation. यहां पर हम देखेंगे this is the dimensional representation. Fundamental physical quantities and dimensional representation. The first one is mass is measured in kg, length को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडेला. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन मोल्स, इसको मोल्स में मेजर करते हैं. अब आप
देखिए डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था वो क्लास 10th में आपने इसका जो मेथड पढ़ा था वो केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन एंड ऑल, केल्विन में आप इसको लिखते थे। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, उसको ये कहेंगे बिल्कुल स्पेशल टाइप का नया मेथड यूज करेंगे। ये आउटडेटेड फैशन हो गया कि क्लास 10th में आप केजी, मीटर, सेकंड एंड ऑल यूज करते थे, अब हम उसका एक नया मेथड यूज करेंगे एंड लेटेस्ट मेथड जो आप यूज करेंगे दैट इज व्हाट वी कॉल क्लास 11th का डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट होगा। केजी इज द यूनिट ऑफ मास, मास का फर्स्ट लेटर कैपिटल एम यूज करेंगे, द फर्स्ट लेटर ऑफ मास कैपिटल एम। मीटर की जगह पर लेंथ है, लेंथ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एल यूज करेंगे। टाइम का फर्स्ट लेटर कैपिटल टी यूज करेंगे। टेम्परेचर के लिए टी नहीं यूज करेंगे, यहां पर लिखेंगे थीटा। फॉर एम्पियर वी राइट कैपिटल ए, कैंडेला वी राइट सीडी, मोल्स के लिए सिंपली वी राइट मोल। Now these will be the dimensional representation while writing the dimensional formula। जब हम dimensional formula लिखेंगे तो उसमें मतलब क्लास 11th में जब हम यूनिट्स लिखेंगे तो MLT के टर्म्स में लिखेंगे। याद रहे जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था उसी टॉपिक को क्लास 11th में फिर से पढ़ना है। क्लास 10th में आप यूनिट्स पढ़ते थे, वही यूनिट क्लास 11th में भी पढ़ना है। बस डिफरेंस ये है कि क्लास 10th में आप आउटडेटेड फैशन वाला यूनिट का मेथड यूज करते थे, केजी, मीटर, सेकंड एंड ऑल। अब आप बिल्कुल लेटेस्ट मेथड यूज करेंगे और वो है MLT थीटा। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ये हुआ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर रेज की जाएगी और पावर रेज करने के बाद में फिर न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो बनेगी दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या करेंगे कि लेट अस स्टार्ट विद एरिया। एरिया मान लेते हैं। अब एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर है, दैट इज स्क्वायर मीटर। फिर इसके बाद में देखते हैं जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, वॉल्यूम मीटर क्यूब है। इसके बाद में एरिया की वैल्यू जो है उसमें जब डायमेंशंस निकालेंगे एरिया की तो लेंथ है, मीटर इज लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। मास है नहीं और टाइम भी नहीं है तो ये सिविलाइज्ड फॉर्म में फॉर्मूला लिखने का तरीका हुआ, दैट इज मास 0, लेंथ की पावर 2 एंड टी की पावर 0। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में क्या होगा कि यहां पर मीटर क्यूब है और मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एल क्यूब। मास यहां पर भी नहीं है, दिस इज 0। टाइम यहां पर भी नहीं है, दिस इज टी टू द पावर 0। नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट वन इज लेट अस कंसीडर डेंसिटी। दिस इज डेंसिटी। डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब ये हुआ that mass upon volume, mass is measured in kg or volume is measured in meter cube. So we can write down that kg is the unit of mass, meter is the unit of length और meter की power -3 होगा, so this will be power -3। टाइम नहीं है तो this is t to the power 0। Similarly अगर हम देखें velocity की dimension निकालें, so वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में देखें बच्चे लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। सो दिस इज एल टी -1 m to the power 0, एल टी -1 m to the power 0, चाहे तो l की पावर भी 1 लिख सकते हैं। अब यहां पर डायमेंशंस क्या है वो देखना जरूरी है। व्हाट आर डायमेंशंस? उससे पहले एक और चीज लिख लेते हैं, एक्सीलरेशन। Acceleration is defined as the rate of change of velocity. So change in velocity with respect to time या rate of change of velocity with respect to time. Velocity मीटर पर सेकंड में होती है और टाइम फिर से डिवाइड करना है तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। डायमेंशन लिखें तो लेंथ मीटर जो है वो लेंथ है, सेकंड जो है वो टाइम है, t to the power -2। मास नहीं दिया हुआ है तो मास की पावर 0। Now finally I want to tell you that these are the derived physical quantities.
These are the derived units, ये derived units लिखे हुए हैं, और derived units को नए तरीके से लिखने का तरीका, न्यू फैशन में लिखने का तरीका, that is what we call dimensional method. That is ये पूरा dimensional formula लिखे हुए या dimensional method से ये formula लिखे हुए. Now what are the dimensions? Dimensions क्या चीज है? Dimensions देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो पावर्स लगी हुई हैं, ये पावर्स जो हैं ये डायमेंशंस हैं. यहां पर 0 है, ये 2 है, ये 0 है, मतलब हम इसको ऑर्डर हमारा फिक्स होता है, MLT के ऑर्डर में लिखते हैं. 0 to 0 are the dimensions. What is dimensional formula? ML square T 0. M0 L square T 0 is the dimensional formula. This is force. Again we write mass into acceleration. So mass is measured in kg and this is measured in meter per second square. So this is meter per second square. अब यहाँ पर kg का जो यूनिट है, इसका हम अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए ये होगा, kg मास है, मीटर लेंथ है और सेकंड टाइम है. So this is t to the power minus 2. This is 1. This is 1. ये हो गया है एक डायमेंशनल फॉर्मूला. आपसे अगर कोई पूछता व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, सो डायमेंशंस ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन जो होगी दैट विल बी 1, 1, minus 2. 1, 1, minus 2 आर द डायमेंशंस. ये अंडरस्टूड होता है कि इसका ऑर्डर MLT है. इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला m to the power 1, n to the power 1, t to the power minus 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ. अब अगर पूछते हैं व्हाट आर डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशंस क्या है, तो डायमेंशंस बेसिकली ये है, these are the powers raised on the fundamental units to represent derived unit. डायमेंशंस क्या है, डिफाइंड डायमेंशंस, जैसे आपसे पूछेंगे डिफाइंड डायमेंशंस. सो डिफाइंड डायमेंशंस मतलब पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू रिप्रेजेंट derived unit. derived यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर पावर्स रेज की जाती हैं, पावर्स जो चढ़ाई जाती हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस हो गई. सो डायमेंशंस इज क्लियर, derived फिजिकल क्वांटिटी इज क्लियर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज क्लियर. अब हम कुछ और फर्दर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और लिखेंगे और समझेंगे. फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन में मेरा मेथड ये है कि हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को, फिजिकल क्वांटिटीज क्योंकि उसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और सबकी डायमेंशंस अगर आप निकालने चल देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा. दूसरी बात ये, जैसे जैसे आपको फॉर्मूले पता चलते जाएंगे वैसे वैसे आप उनका यूनिट्स निकालते जाएंगे, और जैसे जैसे आपको फॉर्मूले मालूम होंगे फिजिकल क्वांटिटीज के, यूनिट्स पता होंगी, और उसके बाद में आप उसकी डायमेंशंस भी निकालने लग जाएंगे. हो सकता है कि एक आध चीजों की डायमेंशन आपको ना आए, तो चिंता करने की बात नहीं है. आप क्लास 11th में स्टार्ट हुए हैं, अभी भी जब स्टार्ट हुए तो वो फॉर्मूले आपको नहीं मालूम है. जब आप टॉपिक और पढ़ेंगे, जब 11th का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, 12th का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, तब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपको आएंगी. फिलहाल अभी हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे कि मोस्टली बहुत सारी मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आपको उनकी डायमेंशंस आने लगे. तरीका उसका ये है, जैसे हमने आपको लिखा कि यहां पर वर्क की डायमेंशन निकाल रहे हैं, हम कुछ शॉर्टकट तरीके से ज्यादा डायमेंशंस को एक साथ एक की डायमेंशन लेके और बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को उसी के सारे लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. तरीका देखिए क्या है. मैंने लिखा वर्क की डायमेंशन के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. अब आप देखिए फोर्स की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पर यूज होगी, डिफरेंट जगह पर यूज होगी. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखते रहिएगा. फोर्स की डायमेंशन हम अभी निकाल चुके हैं और वो है MLT-2.
ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होता है, जब लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये फाइनल आंसर आएगा, दैट इज ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2, ये डायमेंशंस ऑफ वर्क हुआ। अब आप जानते हैं वर्क जूल में मेजर होता है, अब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, या फिर हीट एनर्जी हो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज इन द होल वर्ल्ड, दे ऑल विल हैव डायमेंशंस एंड दे ऑल विल हैव सेम डायमेंशन एंड सेम यूनिट। यूनिट अगर सेम है तो उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। यूनिट मतलब वर्क की डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2। पोटेंशियल एनर्जी का अगर डायमेंशन लिखेंगे फॉर्मूला होता है mgh, कैलकुलेट करेंगे ये भी ml स्क्वायर t माइनस 2 आएगा। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे तो हाफ mv स्क्वायर होगा, मास लिखा हुआ है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये भी ml स्क्वायर t माइनस 2 आएगा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जैसे टॉर्क हमने देखा, टॉर्क क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, फिर से देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइप का आ रहा है, और फिर से वही डायमेंशनल फार्मूला आया ml स्क्वायर t माइनस 2। याद रहे अगर इनमें से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशन आती है तो बाकी सब की डायमेंशन निकल आएगी, और हम कैसे याद करेंगे, और हम ये बोलेंगे WTUK। WTUK का मतलब वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U, U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं, मतलब विदाउट टिकट UK नहीं जा सकते। वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑल विल हैव सेम डायमेंशन। इनफैक्ट अगर हम ये कहें वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, सबकी डायमेंशन सेम होगी। सो वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज विल हैव सेम डायमेंशन। WTUK से याद रहेगा, वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज विल हैव सेम डायमेंशन। विदाउट टिकट UK नहीं जा सकते, all will have same dimension. Now further let us calculate the dimensions of power. Power of formula जानते हैं, that power is work upon time, so this is work upon time। मैंने आपको बोला था वर्क की डायमेंशनल फार्मूला और फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला आप बिल्कुल अगर आपको मेमोराइज है सीधा लिख देंगे ml स्क्वायर t माइनस 2, तो बाकी सारी चीजें आप देखिए बहुत जगह डायमेंशन बिल्कुल इजीली निकल आएगी अगर आपको वर्क की डायमेंशन आती है, और वर्क की डायमेंशन तभी आएगी जब फोर्स की आती है। फोर्स की mlt माइनस 2 होती है और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो ml स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज ml स्क्वायर t माइनस 2, और ये टाइम से यहां पर जब हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा ml स्क्वायर t टू द पावर माइनस 3। ये पावर के बाद मोमेंटम, मोमेंटम बहुत इजी है क्योंकि मोमेंटम आप जानते हैं क्लास 10th में चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो आपने पढ़ा हुआ था, न्यूटन सेकंड लॉ। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट मास इनटू वेलोसिटी। इंपल्स इज आल्सो चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम होता है या फिर चेंज इन मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम और इंपल्स इन दोनों की जो डायमेंशंस होंगे दे विल बी सेम। तो मास यहां पर m है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, मीटर इज लेंथ, per second is time, meter per second mlt। so mlt minus 1, m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर minus 1, this is mlt minus 1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं जो बात आपसे पहले कह रहा था कि कुछ फॉर्मूले आपको नहीं मालूम होंगे, लेकिन जैसे ही फॉर्मूले पता चल जाएंगे वो आपको डायमेंशंस भी पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं जानते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, डिस्टेंस स्मॉल r है, मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मास के लिए कैपिटल M लिखिए, डिस्टेंस के लिए लेंथ लिख लीजिए l स्क्वायर, टाइम नहीं है यहां पर t 0 लिखिए, मामला खत्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t, बहुत ज्यादा m की पावर 1 लिख सकते हैं, तो ml स्क्वायर t to the power 0। so this is the dimensional formula for moment of inertia।
After moment of inertia, let us start with dimensions of angular momentum. So angular momentum का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. अभी अभी आपने पूरा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना देख लिया. कैसे लिखें? मास का कैपिटल M, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो ये LT-1 हो गया. डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या जो भी डिस्टेंस हो वो लेंथ में ही ली जाएगी. ml², L एक बार और मल्टीप्लाई हो गया. सो ml² T-1 डायमेंशंस फॉर एंगुलर मोमेंटम. अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं इस बात के लिए कि आप प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन भी यहीं पर सीख जाएं. और वो ट्रिक क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है. अगर दोनों का डायमेंशन सेम है तो क्यों ना इसको याद रखने के लिए प्लैंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया जाए. प्लैंगुलर मोमेंटम. तो आप एंगुलर मोमेंटम को अपना मतलब सिद्ध करने के लिए प्लैंगुलर मोमेंटम देख लीजिए. ये प्लैंगुलर का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट. दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि h से डिनोट किया जाता है. प्लैंक्स कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन के बराबर होती है, बिल्कुल वही होती है. सो इट वुड बी बेटर कि आप इसको प्लैंगुलर मोमेंटम सोचें. प्लैंगुलर मोमेंटम मींस प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, राइट? नाउ प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, प्लैंगुलर मोमेंटम हो गया. अब यहां पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं. शायद इनमें से किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को आप जानते हो, या 2 को जानते हो, या 3 को जानते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 11th. जब बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, 11th और 12th पढ़ जाएंगे, या 11th पढ़ने के बाद 12th में पहुंच जाएंगे, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज वो जानते होंगे. 12th के लास्ट में वो डीके कांस्टेंट समझ पाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है. वेलोसिटी ग्रेडियंट शायद नहीं जानते. फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, डीके कांस्टेंट. इसमें से जो सबसे हल्की फिजिकल क्वांटिटी है वो ये है, इसको सब लोग जानते हैं. फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड. दैट मींस इसकी डायमेंशन हो जाएगी T⁻⁻1. मास नहीं है, लेंथ नहीं है, m0 l0 T⁻⁻1. मतलब ये हुआ, इनमें से आउट ऑफ ऑल दीज अगर आपको एक भी फिजिकल क्वांटिटी आती है वो फ्रीक्वेंसी है, तो उसका डायमेंशन आपने लिख लिया और डायमेंशन है m0 l0 T⁻⁻1. और अगर आप ये देखें, आपको ये पता हो जाए कि तीनों की, चारों की डायमेंशन सेम है, तो आपको एक की डायमेंशन पढ़नी पड़ी, इस चारों की डायमेंशन तैयार हो गई. वेलोसिटी ग्रेडियंट, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, डीके कांस्टेंट. मतलब मेरा कहने का मतलब है इन सब की डायमेंशन सेम है. और आप अगर ये स्टेटमेंट देख लें, शॉर्टकट ट्रिक देख लें कि वेरी गुड फ्रेंड अंगूर वाला कॉन्स्टेंटली डिके हो गया. वेरी गुड फ्रेंड अंगूर वाला कॉन्स्टेंटली डिके हो गया. वेरी गुड V और G वेलोसिटी ग्रेडियंट. फ्रेंड मींस फ्रीक्वेंसी, अंगूर वाला मींस एंगुलर वेलोसिटी, कॉन्स्टेंटली डिके हो गया, डिके कांस्टेंट. मतलब इन सब की डायमेंशनल फार्मूला यही है. वेरी गुड फ्रेंड अंगूर वाला कॉन्स्टेंटली डिके हो गया. वेलोसिटी ग्रेडियंट, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, डिके कांस्टेंट, सबकी डायमेंशन सेम है. फॉर एग्जाम्पल जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रेडियंट जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट, वो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है. तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. सो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस होगा तो वेलोसिटी होगा LT-1 और डिस्टेंस होगा L. और आपका फाइनल आंसर फिर से आप देखेंगे, ये आंसर फिर से T-1 आ जाएगा. दिस मैटर इज क्लियर. आप देख लीजिए कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज T-1. लेकिन टाइमिंग जब आपने स्टार्ट किया और आपको शुरू में नहीं मालूम है, तो इनमें से जो फिजिकल क्वांटिटी मालूम है उसका एक का डायमेंशन याद है और बाकी आपको याद है. वेरी गुड फ्रेंड अंगूर वाला कॉन्स्टेंटली डिके हो गया. वेलोसिटी ग्रेडियंट, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी एंड डिके कांस्टेंट, इन सब की डायमेंशन सेम, राइट? नाउ आफ्टर दिस हम आपको सिखाने जा रहे हैं 7-8 फॉर्मूले हैं जिसमें आप देखें कितना इकोनॉमिकली हमने सबकी डायमेंशन केवल एक डायमेंशन लर्न करके या केवल एक डायमेंशन निकाल के सबकी डायमेंशन निकाल डाली. अब आप देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी डायमेंशन सब हम मिला के एक साथ निकाल पाएंगे. यहां पर मैं लिख रहा हूं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी.
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, तीसरा बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, चौथा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर हम ये कहेंगे शेयरिंग मॉडुलस, दोनों एक ही चीजें हैं, शेयरिंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस, ये जितने भी मॉडुलस लिखे हुए हैं वैसे तो अलग अलग हैं, ये तीनों अलग अलग मॉडुलस हैं, लेकिन अगर हम इसका यूनिट वाइज देखें, डायमेंशंस वाइज देखें, तो लगभग हर जगह पर फॉर्मूला जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस देखें, इसको y से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस देखें, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दिस इज डिनोटेड बाय बीटा। नाउ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या चीज होती है? स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। मैं बहुत सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन एक नई फिजिकल क्वांटिटी है और स्ट्रेन में क्या होता है? दिस इज बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कहीं पर भी आप स्ट्रेन देखेंगे तो वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगी, या फिर वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशंस में चेंज और अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्ट्रेन। तो आप देखेंगे कि यहां पर चेंज इन लेंथ और यहां पर ओरिजिनल लेंथ, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, यूनिट्स विल गेट कैंसिल्ड। ये तो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये डायमेंशन लेस हो गया। स्ट्रेन की डायमेंशन इज डायमेंशन लेस। फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम बोलते हैं दैट फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। और प्रेशर में फोर्स अपॉन एरिया है तो देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या है? अभी अभी आपने देखा mlt minus 2, the dimension of force is mlt minus 2 and area की dimension is l square. The dimensions of area is l square. Final answer आप देखेंगे m l to the power minus 1 and t to the power minus 2. m l to the power minus 1 t to the power minus 2। थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर लेते हैं, शायद आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। सो फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला इज फोर्स इज ml स्क्वायर, mlt minus 2, फोर्स इज mlt minus 2, area is l square meter square। final answer is ml to the power minus 1 t to the power minus 2, ml to the power minus 1 t to the power minus 2। आप देख सकते हैं आपने डायमेंशनल फॉर्मूला केवल एक लिखा है, कौन सा? ml minus 1 t to the power minus 2, जिसको कैसे निकाला है? फोर्स अपॉन एरिया करके निकाला। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt minus 2 और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर। फाइनल आंसर आपका आया ml to the power minus 1 t to the power minus 2। अब आप देखिए यहां पर आपने कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने निकाल दिया, यंग्स मॉडुलस आपने देख लिया, बल्क मॉडुलस आपने देख लिया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयरिंग मॉडुलस, ये सब कुछ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। आपने स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया ml minus 1 t minus 2, स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया ml minus t minus 2। मतलब आपने इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस एक ही प्रोजेक्ट में सीख लिए। प्रोजेक्ट में स्ट्रेन की डायमेंशन आपको मालूम, डायमेंशनलेस, प्रेशर की डायमेंशन आपको मालूम ml minus t minus 2, फोर्स अपॉन एरिया की डायमेंशन ml minus t minus 2, स्ट्रेस की डायमेंशन कोई पूछेगा ml minus t minus 2, आपसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन पूछेगा तब भी ml minus t minus 2, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, किसी की भी डायमेंशन पूछेगा ml minus t minus 2। यू नो व्हाई? स्ट्रेस की डायमेंशन है ml minus t minus 2 और ये तो डायमेंशनलेस है, ये चला गया। डायमेंशनलेस नीचे वाला बिल्कुल गायब। स्ट्रेस की डायमेंशन जो भी होगी वही डायमेंशन इधर की होगी। सो द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज ml to the power minus 1 t to the power minus 2।
So the next is the dimensions of specific heat. Specific heat, we know the formula that Q is equal to ms delta T, where delta T stands for temperature. तो यहाँ पर S की डायमेंशन यानी स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन हम लिखेंगे Q, और Q is the heat energy divided by m delta T. So यहाँ पर Q एनर्जी है, और किसी भी टाइप की एनर्जी WTU के वर्क टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और एनी टाइप ऑफ एनर्जी, डायमेंशन इज ml square T minus 2, मास इज कैपिटल M, T दिस इज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज हीट एनर्जी, हीट एनर्जी. So ml square T minus 2 divided by m, and this is theta. So the dimension is L square T minus 2 theta to the power minus 1, theta to the power minus 1, and there is no mass, so m to the power 0. M mass will get cancelled, so m to the power 0. So the dimensions of specific heat is m0 L square T minus 2 and theta to the power minus 1. So this will be the dimension of specific heat. Similarly, latent heat. Latent heat. For example, we consider latent heat, दो टाइप की latent heat होती है, latent heat of fusion and latent heat of vaporization. मान लेते हैं हम latent heat of fusion निकाल रहे हैं. फॉर्मूला रिलेटेड जो होगा Q is equal to m into LF. LF का मतलब ये हुआ that latent heat of fusion is equal to Q upon mass small m. Q is ml square एनर्जी है, ml square T minus 2 upon capital M. So the final answer is L square T to the power minus 2 m. So latent heat of fusion dimension is this. Here dimension is L square T minus 2 theta to the power minus 1. This is the dimensions of latent heat of fusion. Next will be the dimensions of gravitational potential. See, gravitational potential. अब gravitational potential अगर आपको मालूम है, that's very good. नहीं मालूम है, no problem. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब जैसे पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th में पढ़ा होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट मास. अगेन वी नो वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा, दिस इज इक्वल टू वर्क डन का यूनिट हो गया ml स्क्वायर T minus 2, ये डायमेंशन हुआ वर्क डन का. मास डिवाइडेड बाय कैपिटल M, मास डिवाइडेड बाय कैपिटल M, सो फाइनल आंसर इज L स्क्वायर T minus 2. मास नहीं है, सो m to the power 0. सो आप देख रहे हैं जहां पर भी हम डायमेंशंस कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड फार्मूला जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको सब्जेक्ट बनाया, बाकी हमने Q अपॉन m डेल्टा T लिख दिया. Q एक एनर्जी है, एनर्जी चाहे जो भी हो सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम, ml स्क्वायर T minus 2. मास लिखा हुआ, मास से डिवाइड किया, डेल्टा T स्टैंड्स फॉर टेंपरेचर, टेंपरेचर के लिए हम थीटा लिखते हैं, और थीटा लिखने के बाद में आंसर डायमेंशन विल बी SC, ST, SE, SC, ST, SE. SC, ST, SE का मतलब ये हुआ यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट SC हुआ. ST का मतलब हुआ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन. SE का मतलब हुआ दैट सरफेस एनर्जी, दिस इज सरफेस एनर्जी. स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी. इन सभी में से आपको किसी एक के डायमेंशन पता हो, मामला बन जाएगा. यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट अगर है,
फॉर्मूला फोर्स का होता है F इज इक्वल टू के एक्स, जहां पर जो K है यही स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कैपिटल K लिखा हुआ है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। X इज एक्सपेंशन, F इज फोर्स। तो आप समझ जाइए स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन या डायमेंशन, फोर्स अपॉन एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन जो होगा वो लेंथ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, 10 सेंटीमीटर एक्सपेंशन या 20 सेंटीमीटर एक्सपेंशन विल बी इन टर्म्स ऑफ लेंथ। आंसर इज mlt माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन ये L होगा और इसका आंसर आएगा ml0 t माइनस 2। यही डायमेंशन सरफेस टेंशन का भी है, यही डायमेंशन सरफेस एनर्जी का भी है। सो ST, SC, SE ये सब का डायमेंशन सेम है। अब आप कहेंगे कि सर आपने सरफेस टेंशन का डायमेंशन नहीं बताया, सरफेस एनर्जी का डायमेंशन नहीं बताया। ये जो टॉपिक है स्प्रिंग कांस्टेंट, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे फिजिक्स तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला सबसे पहले आप पढ़ लेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन याद कर लीजिए और ये याद रखिए कि SC, ST, SE ये तीनों की डायमेंशन सेम होती है। सरफेस कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। यहां पर सरफेस एनर्जी अगर देखें तो आप देख सकते हैं सरफेस एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। बाकी मैंने जितना पढ़ा दिया उस पे बेसिस पे आप आराम से कैलकुलेट कर देंगे। एनर्जी होता है ml² t माइनस 2, एरिया होता है L² और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ml² t माइनस 2, एरिया इज L² और जो आपका आंसर आएगा फिर से आंसर यही आ जाएगा। तो सरफेस एनर्जी का भी यही है। सिमिलरली सरफेस टेंशन जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन भी निकल आएगा। नाउ सरफेस एनर्जी से एनर्जी डेंसिटी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सरफेस एनर्जी अलग चीज है और एनर्जी डेंसिटी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ये देखिए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन अगर आप देखें तो ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हैं WTUK, वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज विल हैव सेम डायमेंशन। सो दिस इज ml² t माइनस 2। वॉल्यूम का डायमेंशन आप जानते हैं दैट इज L3, मीटर क्यूब में वॉल्यूम मेजर किया जाता है, मीटर इज लेंथ, सो L3। सो आंसर विल बी ml to the power -1 t to the power -2। मतलब एनर्जी डेंसिटी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन सरफेस एनर्जी के बराबर नहीं होगी। सरफेस एनर्जी की डायमेंशन एनर्जी के बराबर भी नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि WTUK, वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज विल हैव सेम एनर्जी। तो अगर कोई आके मुझसे ये बोले कि सर आपने तो बोला था कि सबकी डायमेंशन सेम होती है, ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज उनकी डायमेंशन सेम होती है, वो होती है ml² t माइनस 2, और आप तो यहाँ पर कह रहे हैं सरफेस एनर्जी, तो ये तो एक एनर्जी हुई। यहाँ पर तो आपने कह दिया एनर्जी पर यूनिट एरिया, यहाँ पर तो डायमेंशन दूसरी आ रही है। यस, ये सरफेस एनर्जी है, ये कोई स्पेशल टाइप की एनर्जी नहीं, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जीज है प्योरली, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया की डायमेंशन जो है वो mlt माइनस 2 होगी, ml0 t माइनस 2। और ये यहां से भी हमने सॉल्व करके आपको दिखाया कि आप इसको सॉल्व करेंगे एनर्जी पर यूनिट एरिया, तब भी आंसर यही आएगा। एनर्जी डेंसिटी इज डिफरेंट, व्हिच इज एनर्जी। क्लास 12 का जो पहला टॉपिक है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है चार्ज से। सबसे पहले चार्ज एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिया गया है, चार्ज की जगह इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिया गया है। तो चार्ज की डायमेंशन पहले सबसे पहले देख लें, इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में होती है, दैट इज I into T। इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, कैपिटल A लिखा जाता है, और टाइम ये कैपिटल T लिखा जाता है, ये चार्ज के लिए हुआ। अब आप देखिए, अगर आपसे कहा गया व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन जो है वो वर्क डन, दैट इज V is equal to वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आप देखिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ, तो वर्क डन का डायमेंशन हो गया ml² t माइनस 2 डिवाइडेड बाई चार्ज की डायमेंशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, A यहां पर लिखा हुआ है, ये T लिखा हुआ है।
आपका आंसर आया दैट इज ml²t-2, सॉरी ये -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, सो ml²t-3 और एम्पियर टू द पावर -1, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन आ गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हमने डायमेंशन निकाल लिया है तो हम इसके बाद में अगला कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालना भी देख ले, कैसे निकालते हैं कैपेसिटेंस का डायमेंशन। इसको मैं हटा देता हूं। अगला डायमेंशन आएगा दैट इज कैपेसिटेंस। देखिए कैपेसिटेंस कैसे, कैपेसिटेंस के डायमेंशन के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, और टेक्निक ये है कि फॉर्मूला कैपेसिटेंस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का होता है हाफ CV स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर। तो यहां पर जो C है वो कैपेसिटेंस है, दिस इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे, C की वैल्यू इसमें हाफ तो कुछ मतलब नहीं रखता क्योंकि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी ml²t-2, C का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये C कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, ये V जो है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस V²। अभी मैंने आपको बताया कि ml²t-2 पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है W/Q होता है। यहां पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ऊपर लिखिए, स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यहां पर V² था। अगला हमारे पास में आएगा ml²t-2, और ये देखिए आंसर निकलने जा रहा है डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। वर्क डन जो है वो ml²t-2 होता है, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। यहां पर चार्ज है IT होता है एम्पियर इनटू टाइम, और इसका होल स्क्वायर मतलब कि ये एम्पियर का स्क्वायर और टाइम का स्क्वायर। आंसर में देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज कैंसल्ड। n की पावर -1, l स्क्वायर ऊपर आएगा तो दिस इज l टू द पावर -2, and after that t to the power 4 और एम्पियर स्क्वायर, that is a to the power 2, ये t to the power +2 आएगा और ये d स्क्वायर पहले से दिया है, so m to the power -1, l to the power -2, t to the power 4 a स्क्वायर। मतलब कैपेसिटेंस का डायमेंशन हाफ CV स्क्वायर, जो कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हुआ। जैसे कि हमने इसको पुट किया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको मालूम है, और उसके बाद में ये हमने कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकाला, डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डायमेंशन हमने पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू निकाल लिया है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कहीं और भी मजेदार काम कर सकती है, वो कैसे मजेदार काम कर सकती है अगला देखिए। अगले केस में होगा पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टेंस में, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए फॉर्मूला जो है बिल्कुल सिंपल है और डिजाइन बिल्कुल एक है, हाफ CV स्क्वायर हो चुका। अब देखिए हाफ LI स्क्वायर, L क्या चीज है, दैट इज इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस है, L लेंथ वाला नहीं, हाफ LI स्क्वायर। LI स्क्वायर ये रखा, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन होती है ml²t-2। आप देखिए L दैट इज ब्रैकेट में इंडक्टेंस, इसकी डायमेंशन आ रही है ml²t-2 और ये एम्पियर का स्क्वायर आएगा, दिस इज एम्पियर स्क्वायर। फाइनल आंसर इज ml²t-2 और ये एम्पियर टू द पावर -2। ये आंसर आ गया इंडक्टेंस की डायमेंशन। आप देख रहे हैं बहुत इजीली इंडक्टेंस की डायमेंशन निकल आ रही है, अदरवाइज म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट और पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, तो इंडक्टेंस की डायमेंशन निकालने में बहुत टाइम लगता है। ये बहुत आसान हो गया। सिमिलरली अगर आप देखें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी देखिए डिजाइन एक ही है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको 4 फॉर्मूले डिस्कस किए जिसका डिजाइन एक ही है, केवल कलर अलग अलग है, मतलब केवल पोटेंशियल केवल प्लेसेस अलग अलग हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², ये देखिए हाफ kx², जहां पर k स्प्रिंग कांस्टेंट है,
K is spring constant. X क्या दिया हुआ है? That is expansion in the spring. X is expansion in the spring. उसके बाद X will be expansion in the spring. K की डायमेंशन अगर निकालनी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो K की डायमेंशन जो होगी that will be kx square will be equal to ml square t minus 2. So dimensions of K will be ml square t minus 2 divided by L square. ये L square से डिवाइड कर दिया. ये एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग है जो मीटर में होगा, लेंथ के टर्म्स में होगा. स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन आपके सामने, दैट इज m t टू द पावर -2. L नहीं है तो चाहे तो L की पावर 0 लिख सकते हैं. सो आपने देखा कि सारे फॉर्मूले जो है उनका डिजाइन एक ही है. काइनेटिक एनर्जी होती तो देखते हैं हाफ mv स्क्वायर, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ li स्क्वायर, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ cv स्क्वायर. ये चारों सेम डिजाइन के फॉर्मूले से हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन, इंडक्टेंस की डायमेंशन और इसके अलावा डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस निकाल लिया. एक चीज और, अगर हमसे डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पूछे तो हम डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. और रेजिस्टेंस की डायमेंशन को निकालने के लिए आप बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले देख सकते हैं. R इज इक्वल टू V अपॉन I. और इसके अलावा जो हमारा फेवरेट फॉर्मूला है, हीट जनरेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस वायर, H इज इक्वल टू, दिस इज I स्क्वायर RT. I स्क्वायर RT, पावर जनरेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस, पावर लॉस थ्रू द रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस हुआ, ये R इज रेजिस्टेंस, इसी की डायमेंशन निकालनी. I स्टैंड्स फॉर करंट, दिस इज हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी है. और दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज करंट. और T इज द टाइम. आप देखिए आसानी से कैपिटल R की डायमेंशन H अपॉन I स्क्वायर इंटू T, H अपॉन I स्क्वायर T. H क्या चीज है? हीट एनर्जी. सो दिस विल बी ml स्क्वायर T minus 2 divided by A square and capital T. When we solve, we get resistance की डायमेंशन आ रही है, ये एम्पियर का स्क्वायर है, m हो गया, L स्क्वायर हो गया, t टू द पावर -3 हो गया, और ये एम्पियर, दैट इज एम्पियर टू द पावर -2. So the resistance dimension is here in front of you, h upon I square t. हीट एनर्जी होती है ml square t minus 2. आप देखिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हम एनर्जी की डायमेंशन बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं. एम्पियर टाइम करंट के लिए है, t stands for time. So this is ml square t minus 3 a to the power -2. एक और, जैसे आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ 1 upon अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. अगर 1 upon अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है तो एक तरीका जो बहुत ज्यादा जंगल में फंसने के बराबर है कि आप म्यू नॉट की डायमेंशन लिखिए, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिखिए. क्लास 11th के बच्चों के लिए ये काफी डिफिकल्ट चीज हो सकती है क्योंकि वो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के बारे में नहीं जानते. लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को ये मालूम हो कि 1 upon अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये स्पीड ऑफ लाइट है, c स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट है ये उनको मालूम हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये फार्मूला आता है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर 1 upon म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने में वो 1 मिनट की देर नहीं लगाएंगे और वो बोलेंगे अगर ये स्पीड है या वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन LT-1. और जब इसकी डायमेंशन पता चल गई LT-1, तो आप जानते हैं कि आपसे अगर कोई ये पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो आप आराम से निकाल लेंगे. 1 upon अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन LT-1 है, तो आप इसको रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करेंगे, फटाक से इसकी डायमेंशन भी आ जाएगी. मतलब आप ये समझिए 1 upon अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है LT-1, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी सब जानते हैं, स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा. राइट?